हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मैटर के दो क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। और इस सबसे भी ज्यादा मजेदार, टोनी स्टार्क का नाम सुने हो? वही हॉलीवुड वाला जिसका मूवी है आयरन मैन। आयरन मैन जो सूट पहन लेता है, और अगर आपको याद होगा तो उस मूवी में उसके सीने पे ना एक गोल गोल कुछ होता है, और उसमें ऐसा क्या होता है कि इतना एनर्जी आयरन मैन को मिल जाता है कि वो पूरा दुनिया से लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। कितना कुटाई करता है ना, याद होगा आपको कैसे कुटाई करता है विलेन लोगों का, और कैसे वो उड़ने लगता है। और ये सब कहां से मिलता है उसको? वही जो गोल गोल था उसके चेस्ट पे, जिसको कहते हैं आर्क रिएक्टर। तो ये बहुत मजेदार चीज है, उसमें क्या होता है और कैसे लिंक्ड है हमारे इस क्लास से, ये सब बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो मैटर क्लासिफिकेशन के बारे में है। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि मैटर आखिर है क्या। तो पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था मैटर के बारे में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहे हैं, और ऊपर भी आप देख सकते हैं उसको। आप इस वीडियो के बाद उसको देख सकते हैं एक बार, बहुत मजेदार वीडियो है मैटर और एनर्जी पर। तो सबसे पहले मैटर क्या होता है? मैटर का मतलब पदार्थ, और पदार्थ का मतलब कोई भी चीज जिसमें मास हो, जिसमें वजन हो, जिसमें क्वांटिटी हो, जिसमें मटेरियल हो, उसका जो है एक वॉल्यूम हो। मतलब कोई भी चीज जिसका मास हो और उसका वॉल्यूम भी हो, मतलब वो स्पेस घेरे, तो उसको कहते हैं मैटर। और मैटर के बारे में जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि मैटर को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही इसको हम खत्म कर सकते हैं। अब तुम ये पूछोगे भैया हम पानी बना सकते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिला के हम पानी बना सकते हैं। बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन जब हम ये कह रहे हैं कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो है पानी नहीं बना सकते। इसका मतलब ये है कि जो मैटर का सबसे छोटा एलिमेंट है जिससे मैटर बना है, मतलब कोई भी चीज जिससे बना है, चाहे ये मार्कर हो, चाहे मेरा चश्मा हो, चाहे तुम्हारा फोन हो, वो बना है एटम से। तो सबसे छोटा यूनिट है किसी भी मैटर का वो है एटम, यानी कि परमाणु। तुम परमाणु ना तो बना सकते हो और ना ही तुम परमाणु को खत्म कर सकते हो। तो इसका कहने का मतलब यह है, तो कभी भी आप इसको ऐसे ना लें कि भैया हम तो कोई भी मैटर बना लेते हैं, रिएक्शन करा के हम पानी बना लेते हैं, हम फोन बना लेते हैं। वो तो सब सही है, लेकिन उसका छोटा सा जो यूनिट है एटम, हम उसको नहीं बना सकते और ना ही उसको हम खत्म कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फॉर्म। तो ये है मैटर के बारे में। और एक चीज और जो हम पिछले वीडियो में बताए थे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, वो है डार्क मैटर। और फिर हम डार्क एनर्जी के बारे में बताए थे। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप आराम से देख लेना उस वीडियो को। अब आते हैं टॉपिक पर। मैटर का क्लासिफिकेशन, मतलब मैटर को हम कैसे बांट सकते हैं। तो दो तरह का क्लासिफिकेशन है हमारा, जल्दी जल्दी देख लो। फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। अगर कोई पूछता है आपको कि मैटर को आप कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, तो आप कहोगे कि भैया दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, फिजिकली और केमिकली। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन में जो है वो है तीन अलग अलग तरह के मैटर, अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कहते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब सॉलिड, लिक्विड और गैस कोई नया चीज तो है नहीं आपके लिए, इसके पहले भी आप पढ़े हैं, लेकिन हम थोड़ा सा आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे आज कि सॉलिड, लिक्विड और गैस कैसे अलग है मैटर के ये तीनों स्टेट्स। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको फैसिनेट कर देगा वो ये है कि ये जो तीनों क्लासिफिकेशन है, फिजिकल क्लासिफिकेशन किसी मैटर का, सॉलिड, लिक्विड और गैस, क्या आपको पता है कि ये ब्रह्मांड में कितना परसेंटेज है पूरे मैटर का? जितना मैटर आप देख सकते हैं इस ब्रह्मांड में, सूरज, चंद्रमा, तारा, सब जितना भी मैटर आप देख सकते हैं जो आपको आंखों से दिखाई देता है, क्या आपको पता है कि उसमें से सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों स्टेट्स में मैटर कितना परसेंट एग्जिस्ट करता है? कोई गैस बताओ। हम आपको बता रहे हैं, नंबर सुन के ना आपको आश्चर्य लगेगा। ये जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मिला के इस ब्रह्मांड में सिर्फ 0.1% है, तीनों मिला के। मतलब जो बचता है बाकी पूरे यूनिवर्स के विजिबल मैटर का परसेंटेज, वो है 99.9%। और
वो है प्लाज्मा। अब आप कहोगे कि सर ये मैटर का जो सॉलिड, लिक्विड और गैस तो हम पहले भी पढ़े हैं, ये प्लाज्मा कौन सी चीज है भाई? प्लाज्मा, ये कौन सी चीज है प्लाज्मा? तो भैया प्लाज्मा जो है वो चौथा स्टेट्स ऑफ मैटर है, जो सारे मैटर के स्टेट्स का बॉस है। अगर आप कहें तो जितने ब्रह्मांड में जितने भी मैटर हैं उनके स्टेट्स को अगर हम बात करें तो सबका बाप है, सबका बॉस है प्लाज्मा, जो है 99.9%। ये तीनों तो है सिर्फ 0.1%। तो फिर भी हम क्यों नहीं इसके बारे में पढ़ते हैं किताब में इतना डिटेल में? क्योंकि हम जनरली नॉर्मल लाइफ में प्लाज्मा से डील नहीं करते। प्लाज्मा है लेकिन हम रियल लाइफ में उससे डील नहीं करते। या तो हम पानी पीते हैं तो लिक्विड है, हम मार्कर से लिखते हैं तो सॉलिड है, और हम हवा ब्रीद करते हैं, सांस लेते हैं तो वो गैस है। तो तीन ही तो स्टेट से आप डील करते हैं ना, प्लाज्मा से आप कहां डील करते हैं? इसीलिए हम प्लाज्मा किताबों में कम पढ़ते हैं। आपके सिलेबस में वो शायद कहीं लिखा होता है या फिर, लेकिन वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो 1 मिनट में आपको हम बता देते हैं कि आखिर प्लाज्मा है क्या। तो सबसे पहले प्लाज्मा हम पहुंचते कैसे हैं, कैसे मिलता है हमको प्लाज्मा? अब इसको समझने के लिए मान लो कि आपने एक ले लिया बीकर और उसमें डाल दिया बर्फ। अब बर्फ क्या है, किस स्टेट में है, तो आपको पता ही है, बर्फ जो है वो है सॉलिड स्टेट। अब आप क्या करो, उसको गर्म करना स्टार्ट करो, उसमें हीट सप्लाई करना स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे बर्फ का टेम्परेचर बढ़ेगा, वो पिघलना स्टार्ट होगा, और कुछ देर के बाद क्या होगा कि तुम्हारा सारा बर्फ पिघल के बन जाएगा लिक्विड। और फिर क्या होगा, अगर आप फिर से उसको हीट करते ही गए तो बन जाएगा गैस, यानी कि वेपर। अगर आप उसको ओपन बीकर में, मतलब बीकर को खुला और हीट कर रहे हैं, तो वो गैस बन जाएगा और खत्म हो जाएगा। लेकिन मान लो कि आप उसी पानी को किसी ऐसे चीज में बंद करके आप उसको हीट करते जाओ तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, वेपर का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। आप हीट देते जाओगे, देते जाओगे, देते जाओगे। बहुत समय के बाद क्या होगा कि उसका टेम्परेचर बढ़ बढ़ के 5000 डिग्री से या उससे भी ज्यादा हो जाएगा। तो उस समय क्या होगा, जो वाटर वेपर है ना, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टूट जाएंगे। और टूटने के बाद क्या होगा कि जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वाटर के न्यूक्लियस के आसपास जो घूम रहे हैं, वो न्यूक्लियस को छोड़ के और पूरी तरह से अलग हो जाएंगे। माने वो वाटर नहीं रहेगा, वो एटम मॉलिक्यूल सब खत्म। तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और जो वेपर है पूरा बन जाएगा आयंस। उसमें इलेक्ट्रॉन अलग, न्यूक्लियस अलग, समझ रहे हो? और बहुत सारे पार्टिकल्स हो जाएंगे, जो न्यूट्रल पार्टिकल्स, ये सब मिला के एक आयन का मिक्सचर बना देगा, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन रहेंगे, न्यूक्लियस रहेंगे, और कहते हैं कि कुछ ऐसे भी आयन्स रहेंगे या पार्टिकल्स रहेंगे जिसमें कोई चार्ज नहीं होगा। इन सब का एक मिक्सचर बन जाएगा, दुनिया का मटेरियल बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। अब तुम कहोगे कि भाई ठीक है, प्लाज्मा बहुत बढ़िया चीज है, मान लेते हैं, प्लाज्मा तो समझ में आ गया, लेकिन ये आयरन मैन के चेस्ट पर क्या था? जो प्लाज्मा जो बनता है जिस रिएक्टर में, ये आप किसी बीकर में या किसी वेसल में या सिंपल बर्तन में नहीं बना सकते। प्लाज्मा जो बनता है, जो आप हीट सप्लाई करते हो और इतना टेम्परेचर बढ़ाते हो, वो एक स्पेशल रिएक्टर में बनता है, जिसको हम कहते हैं आर्क रिएक्टर। और आयरन मैन के चेस्ट में जो गोला था आधा किलो का, जिसमें कुछ कुछ प्रोग्रामिंग होता था, वह एक आर्क रिएक्टर था। और उसी आर्क रिएक्टर में इतना एनर्जी बनता था कि जिसको यूज करके आयरन मैन से उड़ जाता था और फिर वो विलेन को एकदम कूटता था। तो कहने का मतलब यह है कि प्लाज्मा जो बनता है वो बनता है एक आर्क रिएक्टर में। बहुत महंगा रिएक्टर होता है, अरबों खरबों रुपए लग जाते हैं आर्क रिएक्टर को बनाने में। अब आप पूछोगे कि इस प्लाज्मा को हम देख सकते हैं क्या? अरे तुम्हारे आसपास ही तो है प्लाज्मा। ये सूरज जो तुम देख रहे हो ना, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। कभी गूगल करके देखना कितना टेम्परेचर है सूरज के अंदर। तो वो भी क्या है, वो प्लाज्मा है। वो ना तो सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है। जो तारा है वो भी क्या है, वो तो प्लाज्मा है। जो कभी देखते हो बादल जब गरजती है तो थंडर स्टॉर्म होता है, बिजली गिरती है ना, तो वो क्या है, वो भी प्लाज्मा है। उसमें भी सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ब्रह्मांड है, जो हमारा यूनिवर्स है, वो मेजरली 99.9% प्लाज्मा है, बाकी है सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके बावजूद भी हम उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते, ज्यादा स्टडी नहीं करते, क्योंकि वो हमारे रियल लाइफ में नहीं आता है, हमारे रियल यूज में नहीं आता है। इसी कारण से हम उसके बारे में बात नहीं करते। तो चलो जल्दी जल्दी से बात कर लेते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर हैं,
उसमें क्या अंतर है, ऐसा क्या है जो इन तीनों को अलग करता है, कौन कौन सा प्रॉपर्टीज है जो सॉलिड को लिक्विड से और लिक्विड को गैस से अलग करता है। अगले 2 मिनट में यह क्लासिफिकेशन आपको खटक से समझ में आएगा। तो सबसे पहले जो हम फिजिकल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस को एक दूसरे से अलग अलग डिफरेंशिएट करने के लिए हम कुछ प्रॉपर्टी को चुन सकते हैं, जैसे कि वॉल्यूम, शेप, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और डेंसिटी। तो जरा इस स्लाइड को देखिए, यहां पे आप देखेंगे कि जो सबसे पहला कॉलम है उसमें है प्रॉपर्टी, जिसमें है शेप, वॉल्यूम, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और डेंसिटी। अब अगर सबसे पहले हम पहले प्रॉपर्टी की बात करें, शेप, सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है कि नहीं। देखो ये मार्कर का शेप फिक्स्ड है ना। कोई भी चीज उठा लो, फोन का भी जो शेप है वो फिक्स्ड है, ऐसा नहीं कि फोन का शेप बदल रहा है। ये सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है। लेकिन लिक्विड जैसे कि पानी, तो पानी का जो शेप है वो तो बदल जाता है। जैसे कि मान लो कि पानी एक बोतल में है तो बोतल का शेप ले लेगा, उसी को अगर बाल्टी में डाल दोगे तो बाल्टी का शेप ले लेगा, और अगर उसको पानी के टंकी में डाल दोगे तो टंकी का शेप ले लेगा। और वही चीज है गैस के साथ, गैस को भी आप जिस कंटेनर में डालोगे उसी तरह का शेप वो ले लेता है। बलून में अगर गैस है तो उसका शेप अलग है, अगर सिलेंडर में गैस है तो सिलेंडर का शेप अलग है, तो ही गैस का शेप बन गया। दूसरा प्रॉपर्टी है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब वो कितना स्पेस लेता है। तो सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, जैसे कि आपके फोन का वॉल्यूम फिक्स है कि नहीं। तुम्हारे बॉडी का भी वॉल्यूम फिक्स है क्योंकि तुम सॉलिड हो। लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स होता है, जैसे कि पानी अगर तुम 1 लीटर लो, अगर तुम उसको किसी भी कंटेनर में डालो तो उसका वॉल्यूम तो 1 लीटर होगा ना जी, चाहे वो पानी के बोतल में रहे, चाहे वो पानी के टंकी में रहे, चाहे वो जमीन पर रहे, वॉल्यूम तो वही होगा। वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा क्योंकि वॉल्यूम होता है कि वो कितना स्पेस घेरता है, वो उतना ही स्पेस घेरेगा चाहे वो किसी कंटेनर में हो। लेकिन गैस का वॉल्यूम जो है ना भैया, ये फिक्स नहीं होता है, क्योंकि गैस का वॉल्यूम जो है वो आप जिस तरह के कंटेनर में डाल दोगे वो उसी को पूरी तरह से भर देगा। अगर मान लो आप एक बड़े से रूम में गैस भर दोगे तो पूरे रूम को एकदम पूरे रूम को ऑक्यूपाई कर लेगा, और अगर उसको छोटे से बक्से में बंद कर दोगे तो छोटे से बक्से में भी रह जाएगा। तब तक एक्सपैंड करता है जब तक कि उस कंटेनर को जिसमें आपने गैस को भरा है, रखा है, उसको फिल ना कर दे। जो तीसरा बिहेवियर है जो तीनों को अलग करता है वो है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का मतलब होता है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच या दो एटम्स के बीच का स्पेस, उसके बीच की दूरी। तो हम जानते हैं कि कोई भी मैटर जो होता है वो एटम्स मॉलिक्यूल्स का बना होता है। तो सॉलिड में जो क्या होता है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो सबसे कम होता है। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड के या एटम्स होते हैं जिससे मॉलिक्यूल्स बना होता है, जिन चीजों से, वो आसपास होते हैं, बहुत करीब होते हैं। इस कारण से सॉलिड जो है उसके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी ज्यादा होता है। ये दोनों लिंक्ड है, कम स्पेस तो ज्यादा फोर्स। क्योंकि आप अगर न्यूटन का ग्रेविटी का लॉ पढ़े होंगे तो वहां पे क्या था कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इसका मतलब यह है कि कम दूरी पर अगर दो मॉलिक्यूल या दो ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसके बीच का फोर्स जो है वो ज्यादा लगेगा। स्पेस सबसे कम होता है सॉलिड में, उससे ज्यादा होता है लिक्विड में, और सबसे ज्यादा होता है गैस। इसके बाद है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच जो है वो फोर्स लग रहा है। तो जहां पे स्पेस सबसे कम होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, वहां पे फोर्स ज्यादा होगा, इस कारण से वो करीब है। और जहां पे सबसे ज्यादा डिस्टेंस होगा वहां पे फोर्स कम होगा। और उसके बाद है डेंसिटी। डेंसिटी होता है मास बट्टा वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मान लो कि आपने एक फिक्स्ड वॉल्यूम ले लिया तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स रह सकते हैं, कितने मास रह सकते हैं। तो ये तो कॉमन सेंस है भाई कि जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इतना कम है सॉलिड में, इसका मतलब है कि उतने ही स्पेस में ज्यादा मॉलिक्यूल्स रहेंगे, मतलब मैटर का क्वांटिटी बढ़ जाएगा, मतलब मास बढ़ जाएगा, मतलब डेंसिटी भी बढ़ जाएगा, क्योंकि डेंसिटी होता है मास बट्टा वॉल्यूम। और चूंकि वॉल्यूम है फिक्स्ड और मास जो है वो बढ़ गया फिक्स्ड वॉल्यूम में, कारण से क्या होगा कि डेंसिटी सबसे ज्यादा हो गया सॉलिड का और सबसे कम हो गया गैस का। तो ये सारे जो प्रॉपर्टी है वो अलग करता है सॉलिड को लिक्विड से और लिक्विड को गैस से। अब हम बात करते हैं कि जो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों को हम एक से दूसरे फॉर्म में कैसे बदल सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और जो आपको हमेशा समझना चाहिए। तो सबसे पहले मान लो ये है एसिड या फिर मान लो सॉलिड ही लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है।
ये हो गया तुम्हारा लिक्विड और ये हो गया तुम्हारा गैस। अगर आप सॉलिड में हीट सप्लाई करोगे, सॉलिड को गर्म करोगे, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और इस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग। जैसे कि आपने बर्फ को हीट सप्लाई किया था और वो बन गया था पानी, तो इसमें क्या कहते हैं, आप कहते हैं ना कि भैया बर्फ जो है वो मेल्ट हो गया, है ना। और अगर आप लिक्विड को हीट सप्लाई करोगे तो वो बन जाएगा गैस, और इस प्रोसेस को, इस फेनोमेना को कहते हैं वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन। तो आपने क्या किया, सॉलिड से लिक्विड में जब आपने कन्वर्ट किया तो आपने हीट सप्लाई किया, तो आप कह दो प्लस क्यू। क्यू का मतलब कोई हीट आपने सप्लाई किया। उसी तरह से लिक्विड से गैस में आपने कन्वर्ट किया तो फिर से आपने हीट सप्लाई किया, तो इसलिए फिर से प्लस क्यू। Q1, Q2, Q3 लिख लो तो ज्यादा अच्छा होगा। और अगर आप डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर दिए तो उस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सब्लिमेशन। ये सब जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान रखिएगा। आप डायरेक्ट बर्फ से वेपर बना सकते हैं, भाप बना सकते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू। आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा, एक कंडीशन मेंटेन करना पड़ेगा, जिससे आप सॉलिड को डायरेक्ट वेपर या गैस बना सकते हैं बिना लिक्विड तक पहुंचे। तो ये तीनों हो गया जब आप सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से गैस और लिक्विड से गैस बना रहे हैं। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है। जैसे मान लो कि आपको बनाना है लिक्विड से सॉलिड, ये वाला, तो आप क्या करोगे, मेल्टिंग का उल्टा करोगे। तो अगर आपको लिक्विड से सॉलिड बनाना है तो आपको अब हीट सप्लाई नहीं करना पड़ेगा, उतने ही अमाउंट में हीट आपको निकालना पड़ेगा लिक्विड में से, इसलिए मैंने माइनस Q1 लिख दिया है। तो और इस प्रोसेस को कहेंगे फ्रीजिंग। ये हो गया आपका फ्रीजिंग, मतलब लिक्विड को अगर आप फ्रीज कर दोगे तो बन जाएगा सॉलिड। उसी तरह से अगर आप गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनाना चाह रहे हैं उल्टा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, गैस में से हीट निकालना पड़ेगा, उतना ही अमाउंट में हीट, तो माइनस Q3 जितना आप ऐड किए थे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने में उतना ही निकालना पड़ेगा। और इस प्रोसेस को कहेंगे सब्लिमेशन, नहीं सॉलिडिफिकेशन, उल्टा सॉलिडिफिकेशन। और अगर आपको गैस से लिक्विड बनाना है इस तरह से उल्टा, तो इसको क्या कहेंगे भैया, लिक्विड से गैस गया तो वेपोराइजेशन, तो गैस से लिक्विड गया तो इसको कहेंगे हम कंडेंसेशन। और यहां पे आपको हीट Q2 रिमूव करना पड़ेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब आप मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि भैया सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस कैसे करेंगे और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। इन सब प्रोसेस में फेस चेंज होता है। तो ये जो हीट इफेक्ट्स है वो सारे लेटेंट हीट है। ये जो Q1 है, प्लस Q1 और माइनस Q1, ये है लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग या मेल्टिंग। ये जो सॉलिड से गैस है वो है लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन और सॉलिडिफिकेशन, और ये है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हो गए आपके फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे मैटर क्लासिफिकेशन के, मैटर के केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो अब हम बात करेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर के बारे में कि मैटर का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। तो एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं फिजिकल कंपोजिशन और केमिकल कंपोजिशन कैसे अलग है इसके बारे में। तो फिजिकल क्या था, हम मैटर को ऑब्जर्व कर लिए, अच्छा ये है सॉलिड, अच्छा क्योंकि ये सॉलिड की तरह दिखता है ना, इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, एकदम स्ट्रेट है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है ना, तो ये सॉलिड है। अच्छा ये पानी की तरह दिखता है, ये फ्लो कर सकता है, तो ये लिक्विड है। और हाँ ये तो हवा की तरह है, ये जो एकदम भरा हुआ है एकदम गुब्बारे की तरह इसमें, तो ये है गैस। मतलब आप ऑब्जर्व करके, देख करके, महसूस करके बता सकते हैं आसानी से कि ये जो मैटर है वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। मतलब फिजिकल क्लासिफिकेशन में आप मैटर को ऑब्जर्व करके, आराम से देख करके, ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि उसका स्टेट क्या है। लेकिन केमिकल क्लासिफिकेशन में आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, आप देख के आसानी से नहीं बता पाएंगे कि सब्सटेंस कैसा है। तो केमिकल क्लासिफिकेशन का फिर कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मैटर के अंदर झांकना पड़ेगा
और देखना पड़ेगा कि ये किस चीज से बना है, किस तरह के यूनिट से बना है, इसके अंदर कैसा स्ट्रक्चर है। मतलब वो केमिकल क्लासिफिकेशन जो बताएगा आपको केमिकल कॉम्पोजिशन बताएगा कि वो किस चीज का बना है, उसके स्ट्रक्चर कैसे है, अंदर से वो कैसा है। मैटर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्टली, पहला प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर। अब एक एक करके समझते हैं कि सबसे पहले कि प्योर सब्सटेंस क्या है और फिर मिक्सचर क्या है। अब देखो प्योर सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं। तो प्योर सब्सटेंस नाम से ही क्लियर है कि ये तो प्योर होगा। इसका मतलब है कि प्योर का मतलब क्या है कि ये सिर्फ एक ही सब्सटेंस या एक ही तरह के पार्टिकल से बना होगा। तो ये पहला पॉइंट है कि प्योर सब्सटेंस जो है वो एक ही तरह के पार्टिकल से बना होता है। पार्टिकल कहने का मतलब एटम और मॉलिक्यूल। तो एक ही तरह के एटम और मॉलिक्यूल से जो सब्सटेंस बनता है उसको हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। तो ये हो गया सबसे पहला पॉइंट। तो इसका मतलब ये भी हुआ ना कि ये जो है वो सिंगल कंपोनेंट होगा। सिंगल कंपोनेंट का मतलब ये एक ही कंपोनेंट होंगे इस सब्सटेंस में, समझ गए, इसमें दो कंपोनेंट नहीं होंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है प्योर सब्सटेंस के बारे में वो ये है कि प्योर सब्सटेंस को आप आसानी से यानी फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। ये है इसका दूसरा पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो फिजिकल मेथड है जिससे हम जैसे कि फिल्ट्रेशन या फिर गर्म करके इवापोरेशन, इस तरह से आप प्योर सब्सटेंस को अलग नहीं कर सकते। तो ये दोनों पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम जल्दी जल्दी लिख देते हैं जिससे कि एक क्लैरिटी हो और आपका नोट्स भी बन जाए। तो प्योर सब्सटेंस का जो पहला पॉइंट है वो होता है मेड ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल। ज्यादा क्लियर होगा, वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, एक ही तरह के पार्टिकल्स से बने होंगे। यहां पे पार्टिकल्स का मतलब है एटम्स या मॉलिक्यूल्स। एक ही तरह के एटम्स और मॉलिक्यूल्स से बने होंगे प्योर सब्सटेंस। और इसका मतलब जो हम बताए थे वो है कि ये होता है सिंगल कंपोनेंट, क्योंकि ये एक ही तरह के एटम्स या मॉलिक्यूल से बने होते हैं। दूसरा पॉइंट जो हम बताया था कि इसको प्योर सब्सटेंस को आप फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। सो दे कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। दे कैनॉट बी सेपरेटेड मतलब उसको अलग नहीं कर सकते आप फिजिकल मेथड्स। तो फिजिकल मेथड्स का मतलब क्या हुआ? फिजिकल मेथड्स का मतलब हुआ छान के, फिल्ट्रेशन। फिजिकल मेथड का मतलब हुआ कि बॉईल करके, गर्म कर दिए। तो ऐसा नहीं कि पानी जो है गर्म कर दिए और आप उसको हाइड्रोजन में ऑक्सीजन में अलग कर लिए, संभव ही नहीं है। आप जो है किसी भी चीज को गर्म करके या छान के अलग नहीं कर सकते, तो वो हो गया प्योर सब्सटेंस, जैसे कि फिल्ट्रेशन। और दूसरा क्या बताया हम? इवापोरेशन। अब प्योर सब्सटेंस के जो एग्जांपल है वो कुछ भी हो सकता है। ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, हाइड्रोजन ले लो, हीलियम ले लो, है ना, वाटर ले लो। अब यहां पे वाटर जो है वो इसमें, अब तुम कहोगे कि हम कह रहे हैं कि वन टाइप ऑफ पार्टिकल, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, दो है। तो ये पार्टिकल दो टाइप का नहीं है, इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन, और ये मिलके बना दिया है वाटर। अब वाटर है वो भी एक ही तरह के मॉलिक्यूल से बना है, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल। और वाटर अपने आप में एक मॉलिक्यूल है, तो इसीलिए ये भी हो गया प्योर सब्सटेंस। और वाटर को भी अब दूसरा से अगर आप सेट करें, दूसरा जो पॉइंट है उससे हम कह रहे हैं कि इसको आप अलग नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से। अब पानी को आप छानोगे तो क्या पानी अलग हो जाएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन में? पानी को क्या आप गर्म करोगे तो हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग हो जाएगा? नहीं होगा ना, नॉर्मल कंडीशन पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर भी प्योर सब्सटेंस है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी प्योर सब्सटेंस है ना। तो मतलब प्योर सब्सटेंस सिंगल कंपोनेंट होना चाहिए। इसीलिए सिंगल कंपोनेंट का मतलब वाटर एक कंपोनेंट काउंट किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक ही कंपोनेंट काउंट किया जाता है। भले ही वो अलग अलग एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना हो, लेकिन जब वो बन गया तो वो एक काउंट होगा। हमारा बॉडी भी तो अलग अलग चीज से बना है, लेकिन हम काउंट तो एक ही होते हैं। तो कहने का मतलब यही है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हो गए, ये सारे हो गए आपके प्योर सब्सटेंस के। दूसरा आता है मिक्सचर। अब नाम से ही क्लियर है भाई, मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब हुआ कि मिक्स कर दिए। तो दो या दो से अधिक सब्सटेंस को अगर आप किसी भी प्रोपोर्शन में किसी भी तरीके से मिक्स कर दिए तो बन जाएगा मिक्सचर। जैसे चाय बनाते हैं सुबह सुबह अपने घर में, तो क्या वो मिक्सचर है। शरबत बनाते हो पानी में चीनी डाल के, तो वो भी ये क्या है? मिक्सचर है। पानी में नमक डाल दिए तो मिक्सचर है।
पानी में नमक और नींबू डाल दिए, फिर से हम पी सकते हैं उसको, वो भी मिक्सचर है। तो किसी भी कंडीशन में अगर आप दो या दो से अधिक सब्सटेंस को किसी भी तरह से किसी भी प्रोपोर्शन में अगर आप उसको मिला दिए तो उसको हम कह दिए मिक्सचर। पानी में आप मिट्टी मिला दिए, हो गया मिक्सचर। पानी में बालू मिला दिए, मिक्सचर। मिट्टी और बालू को मिला दिए, हो गया मिक्सचर। तो मिक्सचर का मतलब हुआ टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन, मतलब उसको मिक्स करने का कोई नियम कानून नहीं है। किसी भी तो कितना अमाउंट ऑफ कोई कंपोनेंट ले लो, कितना भी अमाउंट ऑफ दूसरा कंपोनेंट ले लो, दूसरों को दोनों को मिक्स कर दो, मिक्सचर बन जाएगा। तो मतलब किसी भी तरह से अगर आप सब्सटेंस को मिक्स कर देंगे बिना किसी नियम कानून के, बिना किसी कैलकुलेशन के, तो बन जाएगा मिक्सचर। तो ये हो गया प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में। अब जो है प्योर सब्सटेंस फिर से दो तरह का होता है, आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं। कुछ तो एलिमेंट्स है, कुछ है कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स क्या है और कंपाउंड्स क्या है? अब एलिमेंट्स जो है वो बनता है एटम से, और जो कंपाउंड्स बनता है वो बनता है मॉलिक्यूल से। तो सबसे पहला पॉइंट जो हो गया एलिमेंट्स और कंपाउंड में अंतर, वो ये हो गया कि एलिमेंट्स हमेशा बनता है एटम से, जो मैटर का सबसे छोटा यूनिट होता है उससे बनता है एलिमेंट्स। और जब दो या दो से अधिक एलिमेंट एक साथ आते हैं किसी नियम कानून के तहत, तो वो बना लेते हैं कंपाउंड्स। मतलब जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं किसी फिक्स नियम और कानून के तहत, तो बनता है कंपाउंड। मतलब दो या दो से अधिक एलिमेंट जब एक साथ मिल गए और एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिल गए तो बना दिया कंपाउंड। तो ये हो गया कंपाउंड के बारे में। तो जल्दी जल्दी लिख लेते हैं कि एलिमेंट्स क्या है। तो एलिमेंट्स के बारे में जो हम कह रहे हैं वो बनता है एटम से। सो दिस इज मेड ऑफ एटम्स। जैसे कि सोडियम, सोडियम जो है वो एलिमेंट है, और ये किससे बना? ये बना सोडियम एटम से। उसी तरह से जो आपका कॉपर है ये भी किस चीज से बना? ये भी बना एटम से। फिर कैल्शियम बना एटम से, जिंक बना एटम से। तो ये सारे जो है वो क्या हो गए? ये हो गए आपके एलिमेंट्स के एग्जांपल जो बनता है एटम से। फिर कंपाउंड्स क्या हुआ? जब कंपाउंड्स क्या हुआ तो जैसे एलिमेंट्स बना एटम से, तो कंपाउंड्स किस चीज से बना? ये बनता है मॉलिक्यूल से। अब आप पूछोगे कि मॉलिक्यूल कैसे बनता है? तो मॉलिक्यूल बनता है एटम से। तो एलिमेंट्स जब कंबाइन किया, मतलब एटम जब कंबाइन किया तो मॉलिक्यूल बनाया, और जब मॉलिक्यूल कंबाइन किया तो बना दिया कंपाउंड्स, है ना? तो बहुत आसान है। तो इसका डेफिनेशन क्या है कंपाउंड्स का? इसका डेफिनेशन है टू और मोर कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स या सब्सटेंस, जो भी कह लो, कंबाइंड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। अगर ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन करेंगे तभी ये बनाएंगे कंपाउंड। ऐसा नहीं कि कहीं किसी भी तरह से बिना नियम कानून के वो मिक्स हो गए तो वो कंपाउंड नहीं बनाएंगे। अगर बिना नियम कानून के मिक्स होंगे तो वो मिक्सचर बनाएंगे। तो इसका जो एग्जांपल है कंपाउंड्स का वो हो गया वाटर, CO2, है ना, HCl, HBr, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सारे जो हो गए, HBr का मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और इसके बाद सोडियम क्लोराइड, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सब जितने हो गए ये सब हो गए कंपाउंड्स। क्योंकि ये जो बने हैं, जितने भी कंपाउंड्स बने हैं वो मॉलिक्यूल से बने हैं, और मॉलिक्यूल को जब फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलाया गया है तब बना है। जैसे एग्जांपल के लिए पानी कैसे बना है? ये जब वाटर का मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल साथ आया तो उसने एक कंपाउंड बनाया, हम जिसको कहते हैं वाटर मॉलिक्यूल। इसी तरह से अगर हम नाइट्रिक एसिड की बात करें, HNO3 का, तो हाइड्रोजन आया, उसका नाइट्रोजन आया, फिर ऑक्सीजन आया। ये तीनों जब मॉलिक्यूल साथ आए किसी फिक्स प्रोपोर्शन में, किसी एक नियम कानून के तहत, तभी बने कंपाउंड्स। अब कंपाउंड्स को भी आप फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। सो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। सेपरेशन का मतलब हुआ कि इसको जो जिस चीज से ये बना है ना उसमें आप तोड़ नहीं सकते।
सेपरेशन का मतलब ये नहीं हुआ कि दो कंपाउंड को मिला दिया उसको अलग नहीं कर सकते, उसका मतलब ये नहीं हुआ। यहां पे सेपरेशन का मतलब हुआ बाय फिजिकल मेथड्स। यहां पर सेपरेशन का मतलब हुआ कि जैसे वाटर को आप फिजिकल मेथड से हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में तोड़ नहीं सकते, है ना। फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन, ये सबसे तोड़ सकते हो क्या? नहीं। लेकिन इसको आप केमिकल मेथड से तोड़ सकते हो। मतलब आप ऐसा कुछ करो जिससे कि उसके केमिकल स्ट्रक्चर में कोई बदलाव आ जाए, उसके कंपोजिशन में कोई बदलाव आ जाए, उसको अंदर से तोड़ दे, है ना, बाहर से नहीं। तो फिर क्या है कि कंपाउंड्स को हम केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। सो दे कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड्स। मतलब फिजिकल मेथड से आप नहीं कर सकते, लेकिन केमिकल मेथड से कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि वाटर है। अब वाटर जो है उसमें अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करा दोगे तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, और इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें आप वाटर को उसके एलिमेंट्स में तोड़ सकते हैं। तो इसी कारण से हमने लिखा है कि कंपाउंड्स, यहां पे वाटर कंपाउंड्स है, तो इस कंपाउंड को हम केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल मेथड यानी फिल्ट्रेशन से, इवापोरेशन से हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये हो गया कंपाउंड्स के बारे में। अब मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, अब यहां पर हम डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि ये सब हम अलग से पढ़ेंगे किसी अगले चैप्टर में, जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे तब। तो मेटल्स के एग्जांपल्स क्या है भाई? मेटल्स के एग्जांपल हैं कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, ये सारे हो गए मेटल्स, या आप कह लो सिल्वर, ये सारे हो गए मेटल्स। नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स क्या है? तो ये हो गया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितना भी गैस है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, ये सब गैसेस हो गए। या फिर आपका आर्गन भी हो गया, वो भी नॉन मेटल हो गया। तो जो भी गैसेस हैं वो सारे आते हैं नॉन मेटल्स में। और मेटलॉइड्स में क्या होगा? इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है आपके बोरोन, फिर आपके एग्जांपल है आर्सेनिक। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं वो मेटलॉइड्स के हैं, तो इसके बारे में हम अलग से बाद में बात करेंगे। अब आते हैं मिक्सचर। तो मिक्सचर को हमने क्या कहा कि दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस को आप किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स कर दीजिए तो बन जाएगा मिक्सचर। अब मिक्सचर के भी जो है वो दो टाइप होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो भैया होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन या फिर यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मान लो आपने पानी में मिला दिया सॉल्ट, नमक ले लिया। जैसे कि मान लो कि 1 लीटर पानी में हमने 100 ग्राम, 1 लीटर वाटर में हमने मिला दिया 100 ग्राम NaCl, क्या मतलब सॉल्ट, जो हम खाते हैं घर में। तो घुल जाएगा, आपने घुला दिया उसको। अब अगर आप उसमें से कहीं से भी सैंपल लोगे और उसमें देखोगे कि उस सैंपल में कितना सॉल्ट है, तो उसका कंपोजिशन नहीं बदलेगा। मतलब अगर मान लो आप इस 1 लीटर वाटर में अगर आपने घुला दिया है 100 ग्राम NaCl, अब अगर आप 100 ml सैंपल ले लोगे इस मिक्सचर का, इस मिक्सचर में से अगर आप 100 ml का सैंपल ले लोगे तो क्या होगा, उसमें कितना नमक होगा? तो आप निकाल सकते हैं कि अगर 1 लीटर पानी में 100 ग्राम नमक है तो 100 ml सॉल्यूशन में 100 ml सॉल्यूशन में 10 ग्राम नमक होगा कि नहीं? नमक से, इसके रूल से, क्योंकि 1000 ml सॉल्यूशन बना तो 100 ग्राम नमक है। अब ये अगर 100 ml बन गया तो 10 गुना यहां पे कम होती है, यहां पे 10 गुना कम हो जाएगा, तो यहां पे 10 ग्राम NaCl हो जाएगा। यही अगर आप इसका 50 ml सॉल्यूशन ले लोगे तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका 5 ग्राम इसमें NaCl। तो आप अगर किसी भी होमोजीनियस मिक्सचर में से सैंपल लोगे तो उसका जो कंपोजिशन होगा, एक मतलब कि उस सॉल्यूशन का जो कंपोजिशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा, एक नियम के तहत चलेगा। मतलब नमक जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है वाटर में, और इस तरह के मिक्सचर को हम कहते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो होता है वो होता है होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन, कांस्टेंट कंपोजिशन। मतलब कहीं से भी हम अगर सैंपल लें
तो उसमें जो सॉल्यूट रहेगा, जैसे कि यहां पे सॉल्यूट क्या है, नमक रहेगा, वो उतना ही रहेगा। अब हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर होता है, इसका मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अगर आप अलग अलग जगह से सैंपल लोगे तो उसका अलग अलग कॉम्पोजिशन होगा। जैसे मान लो कि आपने पानी में डाल दिया सैंड, पानी में अगर आपने सैंड डाल दिया और अगर आप उसको घुला भी दोगे तो अलग अलग जगह से लोगे तो अलग अलग सैंपल लोगे, अलग अलग आपको कॉम्पोजिशन मिलेगा। क्योंकि जो सैंड है पानी में घुला हुआ, वो घुलता है नहीं, वो सस्पेंशन बनाता है, वो सॉल्यूशन नहीं बनाता है। क्योंकि जो सैंड होता है या मिट्टी होता है वो पानी में घुलता नहीं है, वो उसमें डिस्पर्स रहता है, वो उसमें सस्पेंड रहता है। तो इस कारण से अगर आप सैंपल लोगे उसमें से तो उसमें अलग अलग मात्रा में सॉल्यूट आएगा, अलग अलग मात्रा में उसका कंपोजिशन होगा, इस कारण से उसको कहते हैं हेट्रोजीनियस। तो इसका एग्जांपल हो गया सैंड प्लस वाटर, या फिर आप कर लो कोल प्लस वाटर, या आप कह लो ब्लड प्लस वाटर। मतलब इन सब चीजों का जो एग्जांपल है जो हेट्रोजीनियस होता है, जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है, उसको कहते हैं हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। तो जल्दी से हम रैप अप कर लेते हैं कि जो मैटर होते हैं उसके दो तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं। उसको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि हम मैटर को देख के ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि ये सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। देख के अच्छा तुम सॉलिड हो, तुम लिक्विड हो, तुम गैस हो। लेकिन केमिकल क्लासिफिकेशन में आप देख के आसानी से नहीं बता सकते हैं। आपको क्या होता है, झांकना होता है अंदर, मतलब उसके कॉम्पोजिशन क्या है, उसके स्ट्रक्चर क्या है, उसके बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होता है उसको कहते हैं हम केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में तीन टाइप हो गए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और एक और था प्लाज्मा जो हम बताए थे, बहुत इंटरेस्टिंग था। और केमिकल क्लासिफिकेशन में हो गए तुम्हारे प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस फिर से दो तरह का हो गया, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। और फिर से एलिमेंट्स तीन तरह का हो गया, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मेटल को कहते हैं हम धातु हिंदी में, इसको कहते हैं अधातु, और इसको कहते हैं उपधातु। उपधातु या अर्धधातु, मतलब या तो ये मेटल है और ना ये नॉन मेटल है। उसी तरह से मिक्सचर जो है वो दो तरह का होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो अगर आपको ये सब समझ में आ गया और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो। हम आगे की जर्नी भी कंटिन्यू रखेंगे और अगले क्लास में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद।